तो लगातार हमारी ये खबरें जारी है। इस वक्त 11:30 हो चले हैं और 11:30 के साथ हम ये कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज भी अब धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है। कैसे कैसे वोटिंग परसेंटेज इस वक्त का अपडेट है वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के रायगंज में सबसे पहले हम बिहार का रुख करते हैं। किशनगंज का 21% मतदान 11 बजे तक है। फेयरली गुड हम इसे कह सकते हैं। और अगला जो है वो 11 बजे तक का कटिहार बिहार से ये 21% अब तक का मतदान हो चला है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। सचिन, पीएम के हेलीकॉप्टर की तलाशी पर अफसर के निलंबन पर कांग्रेस अब सवाल पूछ रही है। कांग्रेस कह रही है कि ऐसा तो कोई नियम है नहीं जिसमें प्रधानमंत्री की गाड़ी की तलाशी से छूट मिलती हो जिस नियम के तहत। तो सरकार से सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। ये पूरा मामला है पीएम की जो तलाशी ली गई थी, उनके वाहन की जो तलाशी ली गई थी उससे जुड़ा हुआ, जिसे देखते हुए जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे उनका सस्पेंशन हुआ था और उसी पर सवाल कांग्रेस पार्टी इस समय उठा रही है। सचिन, ठीक है, इस वक्त हमारे साथ दो रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। निश्चिता वीरेंद्र हमारे साथ है बेंगलुरु से, साथ ही साथ जम्मू से राजू केरनी है। निश्चिता, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। एक तो ये सबसे पहले क्योंकि हमने महाराष्ट्र का रुख किया था और तमिलनाडु जहां पर सबसे ज्यादा सीटें ये हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत सुस्ता। एक तो ये बताइए कि कर्नाटक की जिन सीटों पर मतदान है और तमिलनाडु से भी आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, साउथ की तरफ से कैसा वोटिंग परसेंटेज है और क्या कुछ इस वक्त वहां से खबरें हैं? कर्नाटका में आज 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वोट कर रही है और उसमें से हर साल बेंगलुरु जो बहुत पुअर परफॉर्मेंस देता है अपने वोटर टर्नआउट को लेकर, लेकिन इस बार जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल, इसमें बेंगलोर साउथ अच्छा वोटर टर्नआउट शायद ला पाएगा क्योंकि 11 AM तक का जो फिगर है अब तक वो करीबन 19% वोटर टर्नआउट रजिस्टर किया है बेंगलोर साउथ ने। इन कंपैरिजन जब हम बेंगलोर नॉर्थ को या बेंगलोर सेंट्रल को देखते हैं तो वहां पर अराउंड 6 to 8% के बीच में वोटर टर्नआउट है। क्योंकि ये एक लॉन्ग वीकेंड है और भी वोटर टर्नआउट कम होने के चांसेस है, ऐसा बताया जा रहा है। जब हम प्रीवियस इलेक्शन से कंपेयर करेंगे 2014 में तो पूरे स्टेट का एवरेज जो था 67% वोटर टर्नआउट था, लेकिन बेंगलुरु का बस 54% था। तो वोटर टर्नआउट एक कंसर्न है, लेकिन कोस्टल एरियाज उडुपी चिकमगलुरु और दक्षिण कन्नड़ा, इन दोनों एरियाज ने भी अच्छे वोटर टर्नआउट रजिस्टर किए हैं। 19 एंड अबव 18 to 19% पहले आप वोट दीजिए, फिर उसके बाद वीकेंड पे जाइए या पर छुट्टी पे जाइए। हालांकि लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग जागरूक अपने वोट की कीमत समझते हैं। इस कारण से लगातार हमने देखा कि हैशटैग वोटिंग राउंड 2 लगातार ट्रेंड कर रहा है। आप जम्मू उधमपुर होकर के आइए, फिर उसके बाद हम स्टूडियो। सचिन, मैं ये एक कह रही थी, जम्मू जाने से माफ कीजिएगा, उधमपुर जाने से पहले एक क्विक राउंड लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ये सब जो दावे कर रहे हैं अपने में, ये वाद विवाद तो देख चुके हैं ना भाई, जी न्यूज पर हम रोज ही डिबेट करते हैं। इंटरेस्टिंग तो ये है इनके पास इनका नंबर का फोरकास्ट कितना है, कितना दोनों नंबर लेते हैं, फिर पैन इंडिया लेते हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट यूपी लेते हैं। आप वहां से शुरू कीजिए पीआरजी से। मैं रामचंद्रन सर के पास सबसे बाद में जाना चाहती हूँ। चल ठीक है, वो अंपायर हो गए, वो अंपायर हो गए, वो अंपायर हो गए। राजीव जेटली, पैन इंडिया पिछली बार का परफॉर्मेंस था, पैन इंडिया इस बार कितनी सीटें? देखिए 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 300 प्लस सीटें ये देश की जनता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक माहौल देख सकते हैं। डे ड्रीमिंग तो नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक माहौल देखिए, आप जिस भी व्यक्ति से आज की डेट में पूछते हैं, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होना चाहिए, आप किसी से भी पूछते हैं तो उनके जुबान पर एक ही नाम होता है कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। उसके पीछे के लॉजिक भी वही खुद ही दे देते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या क्या बदलाव इन 5 सालों के अंदर आए। यूपी में हमारी सीटें 75 प्लस जाएंगी और ये बात चलिए, आप तो 74 प्लस। मैं हर रोज ऐसा नहीं कि एक दिन 80 प्लस पहुंच जाइए सर, आप रोज एक बढ़ जाती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज का कि आपने यूपी के अंदर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करी, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करी। आज जो अपने ही वोटर हैं उनके, जो उन्होंने सोचा था वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। ना बसपा का वोटर सपा को ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है 75। अदिति, आप इधर आ जाइए, उसके बाद हम जनता के पास चलेंगे। आप यहाँ का पोल करवाइए। देखिए ऐसा अदिति, राजीव भाई ने जो कहा उस पर मैं थोड़ा 1-2 लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बिल्कुल जोड़ेंगे ना, लाइन उसी से पूरी होती राजनीति में। कल प्रधानमंत्री जी ने फिर से अपना इमोशनल कार्ड खेला कि मैं पिछड़ा हूँ, ओबीसी कार्ड। एक मिनट, और वो इसलिए खेला कि एक दिन पहले उनके बड़े भ्राता श्री प्रहलाद मोदी जी ने कहा था अपनी जाति विशेष का नाम लेकर कि हम तो सदियों से
ठाकुरों के ऊपर राज कर रहा है। अब बताइए पोलराइज कौन कर रहा है? नहीं, नंबर बोलिए, नंबर नहीं है क्या? भाई पैन इंडिया किसको कितना नंबर और यूपी में कितना? देखिए ऐसा है, यूपी में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेगी। हम कांग्रेस का इतना स्ट्रॉन्ग गठबंधन है। कांग्रेस अपना नंबर बताऊंगा। और रही जहां तक कांग्रेस की बात, तो मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा अपना व्यक्तिगत एनालिसिस है कि हम 22 से 24 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस जीत रही है यूपी में 44। नहीं मेरे दोस्त सचिन, आप कम से कम अगर चश्मा नहीं पहनते तो फ्रेम को तो साफ रखिए। पैन इंडिया 44 नहीं भैया, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और 28 तारीख के बाद आपके बोलने का स्टाइल बदल जाएगा। नहीं, आप ये बताइए कितना नंबर देखिए ऐसा है कि सेकंड फेज तक आज तक की अगर हम बात करें, पिछले फेज में 95 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि अपने अलायंस के साथ 55 सीटें जीत रही है। सर पहले फेज में 91 सीट्स पे वोटिंग हुई थी सर, 91 पहले, अब 95 पे वोटिंग हो रही है। आदित्य जी, पिछले 2014 में जब यूपी का चुनाव हुआ था तो बीएसपी और सपा अलग अलग लड़ी थी। हाँ। लेकिन बीएसपी 5 सीट जीती थी और 30 सीट पे दूसरे नंबर पर आई थी। अच्छा। सपा और बीएसपी 35 सीट पे दूसरे नंबर पर थी। लेकिन अब दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वो तो कह रहे वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब इनका आकलन अलग होगा, मेरा आकलन अलग है। अगर ये वोट ट्रांसफर और ये गठबंधन मजबूत है जो नजर आ रहा है, तो 70 सीटें गठबंधन जीत रहा है। 80 में से बाकी 10 कौन ले जा रहा है? बाकी 10 सीटों में 2 कांग्रेस या 3 कांग्रेस के पास जा रही है, बाकी बीजेपी के पास जा रही है। पैन इंडिया वो पैन इंडिया ये कड़वी सच्चाई है। सरकार किसकी बन रही है? सरकार किसकी बन रही है? सरकार ना बीजेपी की बन रही, ना कांग्रेस की बन रही है, गठबंधन की लेफ्ट की बन रही है ना, गठबंधन की सरकार लेफ्ट की बन रही है। और ये देश हित में, लेफ्ट की बन रही है, देश हित में, लेफ्ट की बन रही है, गठबंधन की सरकार, लेफ्ट की सरकार, गठबंधन की सरकार। आम लोग, ठीक है, कुछ आम लोग कमेंट करना चाहते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे आपने हर एक का पोल सुन लिया, आपने आमिर हैदर जैदी का भी सुना, आपने शुभ्रांशी का सुना और आपने उस तरह का भी सुना। आपका कमेंट इसके ऊपर? हाँ जी, हाँ, ये मेरा कमेंट ये है, गठबंधन करना क्यों इनको मजबूरी है गठबंधन करने की? इन्होंने कभी काम ही नहीं किया। यूपी का मैं बताता हूँ, खासकर बाकी तो स्टेट अलग रहे, यूपी का मैं बताता हूँ, बीजेपी के मुजफ्फरनगर में मैं देखता हूँ। वो कह रहे हैं, सुने जैदी साहब, आप कह रहे हैं कि आप भी किसान से, ये भी कह रहे हैं कि मैं किसानी का प्रोफेसर हूँ, इन्होंने भी पीएचडी किया, ये भी कह रहे हैं कि मेरा भी आंकलन है। एक बार सुनिए जवाब। ये किसान होंगे, बताए ना गन्ने की पेमेंट कब तक आई हुई है? अगर किसान है, मैंने पूरी लाइफ किसान के बताए ना कौन से मिल में करना चाहता है, बताए। कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अरे यार तुम क्या हो ये बताओ, गन्ना कौन से मिल में जाता है? 2 किलोमीटर लंबी नहर। जनवरी दिसंबर के बाद पेमेंट नहीं आई गन्ने की, सन 2014 के बाद। ये तो आम आदमी है जैदी साहब, ये तो आम आदमी है। अखिलेश ने क्या काम किया है? अखिलेश ने सारा कैनाल वाटर, ये आम आदमी नहीं होगा। आम आदमी वो होगा जो इस तस्वीर पे एतराज नहीं करेगा जो दिखाई। ये किसी हिंदू मुसलमान की तस्वीर नहीं थी, ये किसान की तस्वीर है। आपकी नजर में आम आदमी सर, पता चल गया ना। एक बात बताइए जैदी साहब, एक बात बताइए, आपकी नजर में एक आम आदमी, जैदी साहब आपकी नजर में, जैदी साहब आपकी नजर में एक आम आदमी 2 वक्त की रोजी रोटी खाता हुआ, कपड़े पहनता हुआ क्यों नहीं हो सकता सर? नंगाई क्यों होगा आम आदमी सर? आप हर बार तस्वीर दिखाते हैं इससे। सर मैं कह रहा हूँ आम आदमी चल गया, वो आम आदमी सन का कपड़ा सवाल उठाने वाला हर आम आदमी बाइक छोड़ना होता है। जहाँ बैठे लोगों ने एक और आम आदमी, भारत एक और आम आदमी, उस दिन से डरो। अच्छा एक और आम आदमी। विधानसभा में तो आपने सरकार बना नहीं पाई क्योंकि कोई मुद्दा नहीं था। और रही बात आपके गठबंधन की, आप जिसका विरोध करके आप सरकार बनाते थे, आज उसको साथ लाए हैं, तो जनता तो बेवकूफ है नहीं। जब इनकी सरकार होती थी तो आप इनका विरोध करते थे, जब बसपा की होती थी सपा बसपा ये विरोध करते थे। और सुनिए, जब सपा की गवर्नमेंट आती थी तो बोलते थे, आप ही लोग आरोप लगाते थे कि इनकी सरकार जातिगत तरीके से चल रहा है, इनके यहाँ FIR जातिगत तरीके से हो रहा है। तो आप बड़ा अच्छा सवाल नहीं हो सकता है। हम जो भी सत्ता में आएगा और वो संविधान सम्मत काम नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े, चाहे वो कांग्रेस है, सपा है, बीएसपी। हम मजलूम की आवाज है, किसान की आवाज है, हम सत्ता की आवाज नहीं है। और आपको ये समझना पड़ेगा, जब आपको रोजगार नहीं मिलता है तब हम आप खड़े होते कि नौजवान को रोजगार दो। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, नौजवान से आपने 10 लाख का वायदा, 15 लाख का वायदा किया था, वो कहाँ है? धनिया के नेता का बेटा धनिया बेच के करोड़पति, जो किसान धनिया वो फकीरपति, उसके तन पे कपड़ा। वोटर क्या कह रहा है जैदी साहब? वोटर क्या कह रहा है जैदी साहब? वो भी तो सुने। शुभ्रांश आप मुस्कुरा रहे हैं, कौन सा गम है जिसे छिपा रहे हैं? खैर उधमपुर लेकर चलते अपने दर्शकों को। लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व को आनंद लेना चाहिए। आप खुशियों के साथ रहिए। राजनीति आएगी, चुनाव आएगा, आता जाता रहेगा, सत्ता बदलेगी, सत्ता को देखने वाले कैमरों की निगाहें बदलेंगी। इंतजार करिए। राजू केनी
उधमपुर में केंद्रीय मंत्री की किस्मत का फैसला होना है। डॉक्टर करण सिंह के बेटे, उनसे टक्कर मिल रही है। मैं आपसे आज उसकी बात करने वाली हूं जो आज का किंग या क्वीन है। वोटर में कितना जोश उत्साह देख पा रहे हैं आप? कितनी बड़ी कतारें? देखिए अगर हम 2014 के मुकाबले इस बार की बात करें तो वोटर की कतारें जो हैं इस बार जो है कम देखने को लगी, क्योंकि एक तो मौसम की मार रही है। उधमपुर का चूंकि बड़ा मैदानी से लेके पहाड़ी इलाके तक का ये यहाँ पे वोटर जो है मिलता है। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का ये एरिया है। तो सुबह जो सुस्त रफ्तारी थी वो अब जो है रफ्तार पकड़ना शुरू हो गई है। जो खबरें मिल रही हैं किश्तवाड़, रामबन, डोडा, भदरवा, बनिहाल, इन सभी जगहों पे जो है वोटर जो है बाहर निकलना शुरू हो गया है। महिलाएं काफी संख्या में बाहर आ रही हैं, बुर्का क्लैड वीमेंस, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पे और हिंदू बेल्ट भी है। तो दोनों तबकों के लोग जो है निकल के बाहर आ रहे हैं। ये अपने आप में चलिए धीरे धीरे यहाँ पर रफ्तार पकड़ रही है। बहुत अच्छी बात है। आपका नंबर स्पेकुलेशंस नहीं, अब आप स्पेकुलेशन नहीं। फेज की तो इलेक्शन हुई नहीं, नंबर कहाँ से? अच्छा ये बताइए, 1/3 सीटों पर वोटिंग हो गई है। अब अगर आज की भी सीट्स लगा दें, 91 फर्स्ट फेज, 95, 186 सीट्स हो जाती है। आपको लगता है इन दो फेजेस के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करेंगे? मेरे ख्याल में हर फेज के बाद वो रिवाइज करेंगी, क्योंकि जिस एरियाज में इलेक्शन हो रही हैं वहां पर मुद्दे अलग अलग हैं और कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा कि कैसे ये आम जनता को अपने साथ ले चलें। मेरे ख्याल में हर बीजेपी हर राज्य में मुद्दे अलग हैं। सर इसको ऐसे फ्रेज, क्या बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल फेज निकल गया? नहीं, अभी आएगा 2 फेज और। अच्छा एक छोटी सी बात, जो नंबर्स यहाँ पे पेश किए गए उधर से भी इधर से भी, आप किधर की तरफ आप? अच्छा ये नहीं बोल रही आप किधर खड़े हैं, मैं ये कहती हूँ किधर की तरफ आपका झुकाव ज्यादा जा रहा है नंबर के लिहाज से? सर यू कैन बी पॉलिटिकली करेक्ट, राइट? नो, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, बट इट इज अनफेयर फॉर मी टू से इट। दो भी फेजेस पूरे नहीं हुए। हाउ डू यू एक्सपेक्ट एनीवन टू गिव अ नंबर? 1/3 seats, it's a big number. 1/3 may be a big number, but you should wait for 4 phases. 7 फेज का इलेक्शन है, 4 फेज तो इंतजार करिए। He's holding his card to his chest. He's holding his card to his chest. नहीं ठीक है, जाहिर सी बात है। और टी.आर. रामचंद्रन साहब ने बिल्कुल फेयरली प्ले किया, क्योंकि सीजन पत्रकार हैं और दशकों से देखी है राजनीति, और किस तरफ क्योंकि राजनीति का उठ बैठ जाए ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि #VotingRound2 ये लगातार ट्रेंड कर रहा है। और ये 2 तस्वीरें अब देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं। एक तरफ ये देखिए पूनम सिन्हा की तस्वीर है जो कि नई कैंडिडेट है यहाँ पर लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी की तस्वीर है। हेमा मालिनी मथुरा पहुंची हैं और बहुत देर से मथुरा में हैं, दूसरी कैंडिडेट है, यानी कि दोबारा किस्मत आजमा रही हैं। और यहां से पूनम सिन्हा है राजनाथ सिंह के खिलाफ। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, क्विक रिएक्शन सर इसके ऊपर, इन 2 तस्वीरों के ऊपर। एक तरफ हेमा मालिनी, दूसरी तरफ पूनम सिन्हा वर्सेस राजनाथ सिंह। ये कंटेस्ट कैसा है? मेरे ख्याल में ये 1 वे फाइट है। आई डोंट थिंक पूनम सिन्हा कुछ कर पाएंगी वहां पर लखनऊ में, खासकर। ये अब उनकी आपसी तकरार में ये आ गई हैं। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो हेमा मालिनी हैज प्रूव्ड प्रीटी पॉपुलर अपनी मथुरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मेरे ख्याल में उनके लिए भी कोई लड़ाई खास नहीं है वहां पर। ठीक है, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तस्वीर आप लगातार भेजते रहिए, सेल्फी भेजते रहिए और ट्रेंड को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। आपकी तस्वीर हम दिखाते रहेंगे, लोगों के कमेंट्स भी लेते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।